नमस्कार। आज हम सीबीएसई 12th क्लास का जो 5th चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, क्योंकि इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स होता ही है। और जेनेटिक्स की बात की जाए और ग्रेगर जॉन मेंडेल का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम ग्रेगर जॉन मेंडेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके से उन्होंने जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमारे सामने रखा, जिसकी वजह से जेनेटिक्स के लॉज वगैरह इन सब का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया, जेनेटिक्स का के बेसिक्स जिसकी वजह से सेट किए गए। तो चलिए आज हम इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ कैसी रही और कैसे कैसे किस तरीके से इनके माइंड में जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट आना शुरू हुए, किस वजह से। तो चलिए हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडेल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडेल की बर्थ 22 जुलाई 1822 को हुई। इनकी बर्थ एक फार्मर फैमिली में हुई थी। ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री थी उस टाइम पर, और उस कंट्री में एक जगह थी जिसका नाम था हिंजेंडॉर्फ। तो हिंजेंडॉर्फ में वो जगह का नाम था हिंजेंडॉर्फ, वहां पर इनकी बर्थ हुई थी ऑस्ट्रिया कंट्री में। आज की डेट में वो जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वो एक चेज रिपब्लिक के नाम से कंट्री है। आज जो वर्तमान में अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रिया है वो चेज रिपब्लिक कंट्री के अंदर आता है। इसके बाद आगे की अगर इनकी लाइफ के बारे में देखें तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो स्टडी की थी वो फिलॉसफी से की थी। स्टार्टिंग की स्टडी फिलॉसफी से की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका लगाव स्टार्टिंग से ही मोनेस्ट्री के साथ रहा है। मोनेस्ट्री हम बोलते हैं मठ को। मोनेस्ट्री एक्चुअल में अगर हम हिंदी में मठ के मीनिंग को समझें तो जैसे बौद्ध काल में जो बौद्ध पीरियड हुआ था उस टाइम में जो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए गए थे, जो एक तरीके से रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ से धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित काम किया जाता था और शिक्षा देने का भी काम किया जाता था, एजुकेट करने का काम भी किया जाता था। तो इन्होंने जब ये 21 वर्ष के थे उस टाइम पर 1843 में इन्होंने एक सेंट थॉमस की ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री थी जो कि ब्रून में थी। ब्रून भी ऑस्ट्रिया कंट्री में ही था। तो ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री में इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। मोनेस्ट्री से इनका सीधा लगाव आपको आगे भी दिखेगा। उसके बाद जबकि इनकी एज 25 ईयर हो गई तो 1847 में इन्होंने मोनेस्ट्री में एज अ प्रीस्ट काम किया, एक पुजारी के तौर पर, प्रीस्ट, पादरी बोल दीजिए आप। इसके बाद 1851 में जब इनकी एज 29 थी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको स्टडी के लिए इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में भेजा गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए, वहाँ पर इन्होंने फिजिक्स और बॉटनी की स्टडी की। फिजिक्स और बॉटनी की स्टडी करने के बाद जब वहाँ से वापस आए तो इन्होंने फिजिक्स और जो नेचुरल साइंसेज हैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर से कहाँ पर? ब्रून में। जब वापस आए तो ब्रून में इन्होंने फिर से फिजिक्स और नेचुरल साइंस को पढ़ाना स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद मोनेस्ट्री में इनको एबट बना दिया गया। एबट बोलते हैं मठाध्यक्ष को, यानी कि मठ का अध्यक्ष। जो मोनेस्ट्री थी उसका हेड बना दिया गया। जब उसका हेड बना दिया गया, जब हेड बनाने के बाद इनको एक उपाधि दी गई, वो उपाधि थी ग्रेगर। इसीलिए इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडेल बोला जाता है। एक्चुअल में इनका नाम जॉन मेंडेल है, बट ये उपाधि दी गई उनको मोनेस्ट्री से, इसलिए उनको ग्रेगर बोला गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उस मोनेस्ट्री में क्रॉप फील्ड था। उस क्रॉप फील्ड में बहुत सारी जगह मोनेस्ट्री के पास थी, तो उसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। गार्डन में पी प्लांट्स उगाए गए थे। मेंडेल ने पी प्लांट्स को देखा और पी प्लांट्स को देखने के बाद उसमें थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसमें देखा कि कुछ सीड्स राउंडेड थे और कुछ सीड्स रिंकल्ड टाइप के थे। यानी कि इन्होंने पी प्लांट में सीड के टाइप को ऑब्जर्व किया। कब? 1856 में। 1856 में जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया इन सब चीजों को तो उनका दिमाग गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ सीड्स राउंडेड हैं और कुछ सीड्स रिंकल्ड हैं। चलिए उन्होंने
विचार करना इस पे स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट में टोटल 36 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया, 36 कैरेक्टर्स को। जैसे वन कंट्रास्ट कैरेक्टर यहां पर टाइप ऑफ सीड था, राउंडेड और रिंकल्ड का, वैसे ही उन्होंने हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड, ठीक है ना, या पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, ऐसे करके टोटल 36 वेरिएंट्स उन्होंने कलर्स चूज किए। बट 36 में कुछ उनका उतना रेगुलेशन बेटर हो नहीं पाया था, तो उन्होंने फिर उसमें से 22 कैरेक्टर्स बाद में रखे। बट जब 22 में भी जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनमें उनको कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, तो उन्होंने लास्ट में फाइनली 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर रखे थे। और उन 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर्स को हम पहले भी बता चुके हैं, कौन कौन से थे। सबसे पहला हाइट ऑफ प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, ये 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर्स थे। इसके बाद जो मैंने बताया जिस तरीके से मेंडेल ने इस गार्डन पी, जिसको हम पाइसम सैटाइवम बोलते हैं, इस पर 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब 1856 से लेकर के 1863 तक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कितने साल तक किया, 7 इयर्स तक। और ये ड्यूरेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद उन्होंने ऐसा क्रॉस नहीं किया जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, एक गैमेट ये कैपिटल टी आ गया, दूसरा गैमेट ये आ गया, ये स्मॉल टी आ गया, ये स्मॉल टी आ गया, इनका क्रॉस करा दिया तो आगे रिजल्ट आ गए। ऐसे नहीं कराया था उन्होंने कोई 2 प्लांट सिलेक्ट करके। मेंडल ने बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, कहीं पर 4000 पौधे, कहीं पर 10,000 प्लांट्स। तो इस तरीके से एक लार्ज नंबर ऑफ उनको प्लांट्स को लिया, उनका क्रॉस कराया कंट्रास्ट कैरेक्टर्स के बेस पर। फिर जो रिजल्ट्स आए तो वो काफी बड़ा डेटा आया। भाई सीधी बात, अगर 5000 प्लांट्स को क्रॉस कराया है तो रिजल्ट्स भी ज्यादा आने वाले हैं। तो जो ज्यादा रिजल्ट्स आए जब, तो उन्होंने उन रिजल्ट्स को, उनका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, सांख्यिकीय तरीके से एनालिसिस किया कि इस तरीके से आ रहा है। दूसरा, मैथमेटिकल लॉजिक्स भी उन्होंने लगाए, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि आंकड़ों को देखा कि इतने हमने टॉल लिए, इतने डॉर्फ लिए, तो क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं था एक एक लिया तो रिजल्ट आ गए, वही उन्होंने रूल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस बेस पर उन्होंने अपने जो जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे फैक्टर था या फिर प्योर लाइन था, या इस टाइप के जो समझ जेनेटिक्स के जो बेसिक्स उन्होंने बताए थे, वो इन्हीं डेटा के बेस पर बताए थे। हालांकि उन्होंने टर्म ये यूज नहीं किए थे, जीन उन्हें नहीं पता, उस टाइम जीन की डिस्कवरी नहीं होती, तो उन्होंने फैक्टर कहा था। इस टाइप से और बहुत सारी चीजें भी आने वाली हैं। अब इसके बाद एनालिसिस वगैरह पूरा करने के बाद फिर इन्होंने डेटा अपना बताया, तो आगे इस डेटा में जो जनरलाइजेशंस थे, यानी कि जो डेटा में फैक्ट्स, इन्होंने डेटा के थ्रू जो फैक्ट्स निकाले थे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपने, उन फैक्ट्स को जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी एक ब्रून में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसमें 1865 में अलग अलग मीटिंग्स बहुत सारी हुई होंगी। उनमें से 2 मीटिंग्स में इनके जो कंक्लूजन्स थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स निकाले थे, उनका डिस्कशन किया गया। बट किसी ने बहुत फोकस नहीं किया, किसी को बहुत कन्विंसिबल डेटा नहीं लगाई है, क्योंकि साइंटिस्ट को यह लग रहा था यार बायो की बात है, बायो में बायोलॉजिकली कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए कहीं ना कहीं से। ये मैथमेटिकल बेस पर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पर, ये तो बेसलेस टाइप का लगा सबको। फिर भी बाद में इनकी जो एक मैगजीन पब्लिश हुई थी, पेपर पब्लिश हुआ था, वो पेपर एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। और ये जो पेपर पब्लिश किया था वो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी ने। तो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी ने 1866 में इस सोसाइटी ने इनका पेपर पब्लिश किया था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन में के नाम से। क्लियर है ना। फिलहाल 1866 में इनका पेपर पब्लिश हो गया। उसके बाद इनका पेपर पब्लिश हुआ, किसी ने कोई देखा भी होगा जिन्होंने, उनको कोई तथ्य परक लगा नहीं, उनको कॉन्सेप्चुअल लगा नहीं, तो किसी ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, इनका वर्क ऐसे ही पड़ा रहा। फाइनली
6 जनवरी 1884 को, 6 जनवरी 1884 को मेंडल की डेथ हो गई। बिना किसी इनके वर्क को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, इनको भी इस वर्क की वजह से कोई पहचान नहीं मिल पाई। बट इनकी डेथ के बाद जब हम आगे भी आपको बताएंगे 1900 से, उस टाइम से फिर 1900 में इनके वर्क पे, इनके जो डेटा था उस पर वर्क किया गया और उसके बाद मेंडल्स के लॉज वगैरह निकल के आए, पूरा बेसिक्स जेनेटिक्स का इनसे निकल के आया। तो ये थी ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री। बहुत ही सिंप्लीफाइड है, कुछ खास नहीं है, बट हाँ आप पढ़ेंगे तो एक आपके माइंड में एक इमेज डेवलप हो जाएगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।